कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का गेम खेल रहा होता है और वो इस गेम को कंप्लीट कर देता है। फिर वो कहता है ये सभी गेम बचकाने हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन में ही खत्म हो जाते हैं, सारों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। सच कहूँ तो काश कोई ऐसा गेम होता जो कभी खत्म ना होता और हार्ड होता। जब तक हमारी जिंदगी होती तब तक उससे हम खेल सकते। फिर वो कुछ सर्च करने लगता है जिससे अचानक से ही उसकी स्क्रीन ग्लिच हो जाती है। तभी उसके सामने एक ऐसा गेम आता है जो कभी खत्म ना होने वाला हो। हम देखते हैं कि वो लड़का उस गेम में इंटरेस्ट ले रहा होता है। तभी उसे डिफिकल्टी का ऑप्शन आता है। इसमें हार्ड, एक्स्ट्रा और हेल मूड आते हैं। हेल मूड ऐसा मूड है जो कि नर्थ की यात्रा करवा देगा। ये पढ़कर वो सोचता है कि हेल मूड करना चाहिए, तो वो हेल मूड पर क्लिक कर देता है। फिर हम देख पाते हैं कि उसमें काफी सारे रैंक के ऑप्शन आते हैं, जिसमें ये एक समंदर की रैंक चुनता है क्योंकि वो काफी ज्यादा हाई रैंक है। इसके बाद वो स्टार्ट का बटन दबा देता है जिससे वो स्क्रीन के अंदर ही टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर वो आदमी बताने लगता है कि जैसे मैं गेम के अंदर गया तो मेरी जिंदगी शुरू हो गई। मैं एक बच्चे में टेलीपोर्ट हुआ जो कि गरीब फैमिली में पैदा हुआ था और अब मेरी जिंदगी की यहीं से शुरुआत हो गई। फिर जो इसके फादर होते हैं वो इसका नाम एरन रख देते हैं, तो फिर हम भी इसे एलन ही बुलाएंगे। फिर एरन बताता है कि एक टाइम पर मेरी जिंदगी काफी ज्यादा बेकार थी। मैं एक सिर्फ बेकार गेमर ही था और तब मैं 35 साल का था, एकदम बिल्कुल बेकार। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो फैमिली होती है वो काफी हैप्पी फैमिली होती है, बड़े गरीब क्यों ना हो, लेकिन वो खुश है और सबसे बड़ी यही बात मैटर रखती है। फिर हम देखते हैं कि एरन सो रहा होता है, लेकिन वो तभी दोबारा से उठ जाता है और कहता है कि मैं एक बच्चा हूँ, 1 साल का या 2 साल का, मुझे कुछ याद नहीं। सच कहूँ तो अब पूरा दिन मैं डायपर बदलवाता रहता हूँ और दूध पीता रहता हूँ और इस काम से मैं पक गया हूँ। अब पता नहीं मैं समंदर कब बनूंगा, ये तो सिर्फ गॉड ही जानते हैं। फिर वो बोलता है स्टेटस ओपन विंडो। तभी उसके सामने एक बुक आ जाती है और वो चलाने लगता है, जिससे उसके मॉम और डैड डर जाते हैं। वो उसके पास जाते हैं। हम देखते हैं कि एरन अपनी बुक गायब कर लेता है। उसके मॉम और डैड यहाँ पर आते हैं। वो ऐसा ढोंग करता है कि जैसे वो सो रहा हो। ये देखकर उसके मॉम और डैड वापस चले जाते हैं। फिर वो बुक को दोबारा से अपेयर करता है और उसमें उसकी बायोडेटा लिखी होती है, जैसे इसका नाम एलन है, उसकी एज 1 साल हो गई है, उसका क्लास समनर है और उसका लेवल 1 SHP 4 है और उसकी MP 2 है। फिर वो कहता है कि अगर मुझे पावर का सही से इस्तेमाल करना है तो मुझे सबसे पहले स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तभी वो धीरे धीरे कर मैजिक स्किल पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी मॉम आ जाती है और वो दोबारा से सोने का नाटक करने लगता है, लेकिन वो यहाँ पर सो ही जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उसका डैड पेड़ काट रहा होता है और उसकी मॉम कपड़े धो रही होती है। दूसरी तरफ एरन बुक निकालता है और अपनी एबिलिटी को देखता है और अभी उसके पास सिर्फ एक इंसर्ट की एबिलिटी है जो वो अभी इस्तेमाल करेगा। फिर वो तुरंत ही समन करता है। हम देखते हैं कि एक बड़ा सा जॉइंट ग्लास ऊपर उसके चेहरे पर बैठ जाता है, जिससे वो थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर वो उसे ऑर्डर देता है, लेकिन वो उसकी बातें नहीं मानता और कूद फांग कर दूसरी जगह चला जाता है। तभी वो ग्लास ऊपर की स्टैटिक पढ़ता है, जिसमें ज्यादा कुछ खासियत नहीं है। एबिलिटी 1+ की और इन्हें जूनियर भी 1+ का है, यानी कि ये एक नॉर्मल सा कीड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एरन की मोम जैसी उस कीड़े को दिखती है तो डर के मारे उस कीड़े को अपने पाँव के नीचे कुचल देती है और एरन का जो समन होता है वो एकदम बेकार हो जाता है। अगली बार जब वो समन करता है तो वो एक चूहे को समन कर लेता है और वो चूहा बुक से निकल जाता है। एरन कहता है अगर धीरे धीरे कर मैं और भी चीजों को समन करने की प्रैक्टिस करने लगा तो मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को भी समन कर पाऊंगा और वो काफी ताकतवर रहेंगे, लेकिन मैंने हेल मूड चुना है तो चीजें इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली। तभी एरन का डैड एरन और उसकी मोम को आवाज देता है, जिससे वो दोनों आते हैं। ये लोग देखते हैं कि उनके कपड़ों में काफी ज्यादा ब्लड लगा है, जिस पे वो लोग पूछते हैं, जिस पर एरन का डैड कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर की हंटिंग करके आया हूँ, यानी कि एक बियर की। फिर एरन बताता है अक्सर सर्दियों के मौसम में मॉन्स्टर की हंटिंग होती है और उन्हें खाया जाता है। फिर एरन का डैड एरन को बियर दिखाने के लिए लेकर जाने लगते हैं। फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि एरन ने पहली दफा ही ये बाहर की दुनिया देखी है। फिर एरन का डैड एरन को पंछी दिखाता है और कहता है कि वो तुम्हें दिख रहे हैं ना, वो एक मॉन्स्टर है, मैंने उनके इनाम से तुम्हारा ये नाम रखा है क्योंकि वो आसमान में आजाद उड़ते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनकी तरह ही एक दिन आजाद हो और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करो और हर तरफ तुम्हारे ही नाम के चर्चे हो, मैं बस यही चाहता हूँ। लेकिन भाई लोग एरन यहाँ पर सो जाता है। फिर ये लोग मॉन्स्टर के पास पहुँच जाते हैं। एरन के डैड एरन को वो मॉन्स्टर दिखाता है। मॉन्स्टर को देखकर एरन हैरान हो जाता है। तभी एरन के फादर के दोस्त उसके पास आते हैं, जिसका नाम गिरदा, और वो बोलते हैं कि आज हमें हैवी वेट चैंपियन मिलने वाला है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। जिस पर एरन के डैड बोलते हैं अरे नहीं गिरदा, मैंने तो बस पूरी कोशिश की थी, वैसे तुम मेरे बेटे से मिलो।
वो एलन को बताते हैं कि ये हमारे पड़ोसी हैं और साथ ही मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। जिस पे एलन बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर गिरदा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो केवल 1 साल का है और इससे बात करना भी आती है। मेरी बेटी भी इसकी ही एज की है जिसका नाम कैरोलिना है, लेकिन वो इसके 10% में भी नहीं आती है। फिर गिरदा बताने लगता है ये जो मोस्टर है ये C रैंक का है और इसे हराने के लिए तकरीबन हमारे 20 लोग लगे। और ये बातें एलन नोट कर रहा होता है मन ही मन में। और इसके बाद फिर हमें 10 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन भी काफी डेवलप हो गया होता है। फिर एलन बताता है अब उसके पास ऐसी एबिलिटी आ गई है जिसके कारण वो G रैंक वाले मोस्टर को भी समन कर सकता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता है और वो उसे समन करता है, लेकिन वो समन नहीं होता क्योंकि उसके पास ज्यादा MP मैक्स करनी होती है। फिर वो ये सोच रहा होता है कि मैंने तो अपनी MP मैक्स कर ली है, फिर ये क्यों नहीं हो रहा। इसके बाद फिर हमें यहाँ से 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलन ने काफी कुछ डेवलप कर रखा होता है। उसकी SHP काफी अच्छी हो चुकी होती है लेकिन MP केवल 1 ही होती है और उसका डैमेज भी बढ़ा होता है और साथ ही एबिलिटी भी बढ़ चुकी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास अब अच्छे खासे G रैंक वाले मोस्टर होते हैं जो कि एक मोल होता है, दूसरा पैरोट होता है, तीसरा मेडक राजा होता है। लेकिन एलन हमें ये बताता है कि मैं इनके साथ भी इतनी आसानी से किसी मोस्टर को नहीं हरा सकता क्योंकि ये लोग बस खाली दिखावे के लिए ही अच्छे हैं, मुझे और भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार। इसके बाद हम कैलिना को देखते हैं। एलन और कैलिना काफी अच्छे दोस्त बन गए होते हैं और वो दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन जो कैलिना होती है वो काफी अच्छी फाइटर होती है। इसके बाद हम एलन की मोम को देखते हैं जो कैलिना से कहती है तुम ऐसे ही मेरे बेटे के साथ खेलती रहना, जिस पे वो ओके बोलती है और वहाँ से चली जाती है। और हम यहाँ पर देखते हैं एलन की जो मदर होती है वो प्रेग्नेंट हुई होती है, मेरे ख्याल से उसका शायद से 7वां या 8वां महीना चल रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर एलन बोलते हैं कि मैं भी आप दोनों के साथ खेती का काम करना चाहता हूँ, पर उसके डैड उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम भी खेती के काम में फंस जाओ क्योंकि तुम्हें बाकी भी बहुत कुछ करना है। और ये बात एलन को रियलाइज हो जाती है जिस पर वो मान जाता है। तभी एलन की मोम एलन से पूछती है मैंने एक बार देखा कि तुम पेड़ पर पत्थर मार रहे थे, तब तुमने ऐसा क्यों किया। एलन कहते हैं कि कितने भी आसपास मोस्टर हैं वो हमारे घर पर कभी भी हमला कर सकते हैं, तो इसलिए मैं उन्हें भगाने की प्रैक्टिस कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्दियों का मौसम आ चुका होता है और एलन वहाँ बैठकर अपनी बुक में प्रैक्टिस कर रहा होता है मैजिक की। तभी वहाँ पर कैलिना आ जाती है। फिर ये दोनों सोर्ड की प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी एलन हार जाता है। फिर एलन का डैड यहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एलन की मोम को चक्कर सा आता है और इससे हमें पता चलता है डिबली का समय आ चुका है। फिर एलन का डैड कैलिना से कहता है तुम्हें अपनी मोम को लेकर आना होगा हमारे घर, जल्दी जाओ। फिर तभी इनके घर पे कैलिना की मोम और उसके फादर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर कैलिना की मोम बोलती है यहाँ पर मर्दों का कोई काम नहीं है तो तुम लोग बाहर चले जाओ, जिस पर ये लोग बाहर आ जाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं एलन की मोम की डिबली हो जाती है और यहाँ पर उसे दोबारा से दूसरा बेटा होता है और तभी एलन के डैड उसका नाम मास रखते हैं। फिर एलन कहता है कि सच कहूँ तो मेरी जिंदगी पहले से काफी अलग बन गई है, लेकिन जो भी है मुझे ये काफी पसंद है और मैं बस यही चाहता हूँ मैं अपनी फैमिली को गरीबी से दूर कर सकूँ और उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है गाइस तो प्लीज एक लाइक कर दो। फिर अगले दिन हम एलन और एलन के डैड को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। एलन अपने डैड से पूछता है ये अपराइजन सेरेमनी क्या है, जिस पे उसके डैड बोलते हैं अपराइजन सेरेमनी एक ऐसी सेरेमनी है जहाँ पर नोबिट सर्वेंट सर्च किया जाएगा। दूसरी शब्दों में कहें तो अपराइजन सेरेमनी एक ऐसी सेरेमनी है जब कोई भी बच्चा 5 साल का हो जाए तो तब उसे इसमें हिस्सा लेना पड़ता है। अगर वो पार्टिसिपेट होकर कंपटीशन में पास हो गया तो वो गरीबी को दूर कर सकता है। फिर वो एक विलेज में जाते हैं जहाँ पर उन्हें तरह तरह के लोग मिलते हैं। फिर वो लोग एक महल के अंदर जाते हैं जहाँ पर वहाँ पर जितने भी मुख्य लोग होते हैं वो एक बच्चे को आगे बुलाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें इस गोले पर हाथ रखना है जिसके कारण तुम्हारा स्टेटस और रैंक पता चल जाएगा कि अब तक तुमने कितना इम्प्रूव किया। फिर वो जैसे उस पर हाथ रखता है तो उसकी रैंक स्टेटस सब कुछ पता चल जाता है और हमें पता चलता है उस लड़के का नाम पेरोमांस होता है। और जितने भी मुख्य लोग होते हैं वो बताते हैं कि आपके बेटे के पास मर्शियर की पावर है। ये बात सुनकर उसके पिता को काफी अच्छा लगता है और वो अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं। इसके बाद एक दूसरा लड़का वहाँ पर हाथ रखता है लेकिन कुछ शो नहीं होता, जिस पे वो रोक कर अपने डैड के पास चला जाता है, जिस पर उसका डैड कहता है कोई बात नहीं बेटा हम अगली बार फिर से ट्राई करेंगे। इसके बाद एक और लड़का वहाँ पर हाथ रखता है, हमें पता चलता है इसके पास भी एक अच्छी एबिलिटी है और वो खुशी से कूदने उछलने लगता है जिससे उसके डैड को भी उस पर प्राउड होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक एक कर सारे ट्राई कर वहाँ से जाने लगते हैं, किन्हीं को टैलेंट मिलता है किन्हीं को नहीं मिलता। फिर आखिर में कैलिना और एलन ही सिर्फ बच्चे होते हैं, जिस पर कैलिना भाग कर जाती है और उस गोले पे हाथ रखती है और हम देखते हैं कि वो गोला काफी ज्यादा चमकता है और हमें पता चलता है कि कैलिना के पास सोर्ड गॉड की पावर है, जिसे देखकर लोग और मुखिया हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं ऐसी पावर किसी के पास नहीं है और ये काफी रेयर पावर होती है। हम देखते हैं कि सभी लोग हैरान होकर उस
उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि करीना के डैड को उस पर काफी ज्यादा नाज होता है और वो उससे भागकर गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ एरन कहता है ये तो होना ही था क्योंकि उसकी स्वॉर्ड पावर काफी अच्छी और कमाल की है। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार एरन की भी बारी आ जाती है। पहले तो वो गोला नहीं चमकता, लेकिन बाद में वो काफी ज्यादा चमकने लगता है, जिससे एरन गिर जाता है और उसके डैड आकर एरन को संभालते हैं और फिर वो पूछते हैं कि बताओ मेरे बेटे का क्या टैलेंट है, ऐसा वो घबरा कर पूछ रहे होते हैं। जिसपे वो मुखिया बोलते हैं क्या तुम्हें सच में जानना है, जिस पर वो बोलते हैं क्या मुझे सच में ही जानना है। फिर वो बताते हैं कि तुम्हारे बेटे का कोई टैलेंट नहीं है। ये सुनकर एरन हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने इतनी मेहनत की सिर्फ यही कुछ करने के लिए। और फिर तभी एरन के डैड उसके पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं कि चलो बेटा हमें घर चलना चाहिए, तुम्हारी मोम इंतजार कर रही है। और फिर वो लोग घर चले जाते हैं जहाँ पर एरन की मोम ने उनके लिए खाना बनाया होता है। वो लोग खाना खाते हैं और उन्हें उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, यानी कि एरन के मोम और डैड को कोई मतलब नहीं पड़ता किसके पास पावर है या नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा प्यारा बेटा रहेगा। ये बात सुनकर एरन को काफी अच्छा लगता है। एरन कहता है कि आगे जाकर मुझे अपने मोम डैड के लिए कुछ तो करना है जो कि सबसे अलग और बेहतरीन होगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एरन के डैड गिरदा से कहते हैं सुनो गिरदा, यहाँ पर नाइट्स आ रहे हैं तुम्हारी बेटी को देखने के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लीना, एलन और बाकी जो प्रेजेंट सेरेमनी में मौजूद होते हैं लोग वहाँ पर आए होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर नाइट्स आते हैं और यहाँ पर हम कैप्टन जेनोफ को देखते हैं जो कि काफी अच्छे स्वॉर्ड मैन है और साथ ही सभी के हेड भी हैं। इसके बाद फिर वो करीना के पास आते हैं और उससे कुछ बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ एरन सोच रहा होता है कि करीना ये डिजर्व करती थी क्योंकि वो शुरू से ही काफी मेहनती थी, लेकिन तभी वहाँ पर चीजें थोड़ी सी अजीब हो जाती हैं क्योंकि जो कैप्टन होते हैं वो कहते हैं कि करीना असली स्वॉर्ड के साथ कंपटीशन करेगी, लेकिन करीना के डैड इस चीज से राजी नहीं होते, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता राजी होने के अलावा, और ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि करीना को एक स्वॉर्ड मिलती है और वो वाइस कैप्टन से लड़ रही होती है और ये लड़ने में काफी अच्छी होती है। ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वाइस कैप्टन उसे एक लात मारते हैं जिससे वो दूर जाकर गिरती है और इस चीज को देखकर करीना के डैड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। करीना बेहोश हो चुकी होती है। एरन मन में सोचते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, वो लड़की सिर्फ 5 साल की और ये वाइस कैप्टन एकदम जवान है, उसके पास एक्सपीरियंस है जबकि करीना के पास नहीं। हम देखते हैं कि करीना उठती है और वो अपनी तलवार से वाइस कैप्टन को मारती है जिससे वाइस कैप्टन की तलवार टूट जाती है। ये देखकर जो हेड होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं हम तुम्हारी बेटी के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जो करीना का डैड होता है ये सब कुछ देखने के बाद इन चीजों को स्वीकार नहीं करता। लेकिन तभी हेड करीना के डैड को खाने की दावत देता और कहता है कि तुम अपने साथ दोस्त और उसके बेटे को भी लेकर आ सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर और भी मेंबर्स आए होते हैं जो कि प्रेजेंट सेरेमनी में भी थे। फिर कैप्टन कहते हैं कि बात रही करीना की तो उसे एक रॉयल एकेडमी में भेजा जाएगा जहाँ पर उसे रहन सहन, टेक्निक, मार्शल आर्ट ये सब कुछ सिखाया जाएगा और वो रॉयल फैमिली के अंदर रहेगी और उसकी शिक्षा देखभाल सब कुछ रॉयल एकेडमी ही करेगी। इसके बाद फिर गिरदा कैप्टन को एरन के डैड से मिलवाते हैं। कैप्टन देखकर कहते हैं अरे रोडिन ये तो तुम हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। और हमें यहाँ पर एरन के डैड का नाम पता चलता है जो कि रोडिन है और वो एक तरह के लेजेंड हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर हैं और इनके बारे में काफी ज्यादा लोगों ने सुना है। एरन के डैड कहते हैं आपको मेरा नाम कैसे पता है, जिसपे वो कहते हैं आप ही थे वो जिसने उस मोस्टर को मारने में काफी ज्यादा मदद की थी, जबकि वो मोस्टर इतना ज्यादा खतरनाक है कि अच्छे खासे स्वॉर्ड मैन भी उसे नहीं हरा सकते, लेकिन आपने ऐसा कर दिखाया। फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर इसके बाद एरन और एरन के डैड घर जाने लगते हैं। एरन सोच रहा होता है कि डैड सच में काफी ज्यादा ताकतवर हैं। तभी एरन के डैड कहते हैं एक दिन तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बनोगे और सबको दिखा दोगे कि तुम मेरे ही बेटे हो। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का वक्त देखते हैं जहाँ पे एरन ने काफी मेहनत के बाद अपना समनिंग स्किल अनलॉक कर लिया है और उसकी इन्वेंट्री में 20 समनिंग मोस्टर की जगह है, लेकिन अभी भी उसे अपनी एंट्री में 1000 समनिंग मोस्टर की जगह बनानी है। जिसके बाद वो ये सोचते हैं कि अगर मैं F रैंक वाले मोस्टर को बुला पाया तो धीरे धीरे कर मैं काफी बड़े मोस्टर को भी बुला सकूंगा। ये सोचकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम इन्हें रात के टाइम खाने पे देखते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एरन की मोम दोबारा से प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से एरन को दोबारा से अपनी मदर का ध्यान रखना पड़ेगा। वो लोग आपस में बातें कर रही होते हैं कि तभी एरन अपने डैड के हाथ पर एक स्कार का निशान देखता है जो कि अचानक से गायब हो जाता है। एरन कहता है कि आपके हाथ पर एक स्कार का निशान था और वो अचानक से कहाँ चला गया, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि वो बेटा हट गया था, ट्राई ऑफ गोड के बाद सब खत्म हो गया था। एरन पूछता है ट्राई ऑफ द गोड्स क्या होता है। उसके डैड बताते हैं कि सर्दियों के मौसम में हमेशा हंटिंग की जाती है और उस टाइम जो गाँव होते हैं वो जीत के निशान होते हैं। जिस पे एरन को एक बात पता चलती है कि उसके डैड काफी ज्यादा ताकतवर हैं और अगर उसे ताकतवर बनना है तो उसे पहले एक्सपीरियंस इकट्ठा करना होगा और उसके लिए उसे मोस्टर को हंट करना पड़ेगा। लेकिन एक मुश्किल की बात है कि वो बिना परमिशन के अपने विलेज से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन उसके पास एक रास्ता है कि वो अपने डैड के साथ हंटिंग पर चला जाए और वो ऐसा ही सोच रहा होता है और फिर अपने डैड से
कहता है कि क्या मैं भी हंटिंग पर आपके साथ शामिल हो जाऊं, जिस पे उसके डैड उसे साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है तो तुम इसे नहीं ज्वाइन कर सकते, जिस पे वो अपने डैड की बात मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात के टाइम वो अपनी बुक को चेक कर रहा होता है और उससे एक बात पता चलती है कि उसका लेवल अप होने की वजह से जितने भी उसके समन्स हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। तभी वो उसी केकड़े को समन करता है, लेकिन इस बार उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है और वो गोल्डन ग्रो कर रहा होता है। तभी एरन की मोम आती है, डर की वजह से वो दोबारा से उस केकड़े को अपने पाँव के नीचे कुचल देती है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर रोज की तरह एरन के डैड हंटिंग पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ एरन कपड़े सुखा रहा होता है। इसके बाद फिर वो अपनी बुक देखता है। वो देखता है कि उसके पास 2 क्रेचर हैं। अगर मैं उन दोनों को फ्यूज कर दूं तो क्या होगा। हम देखते हैं कि एरन उन दोनों को फ्यूज कर देता है, जिस वजह से उन क्रेचर में से ज्यादा एमपी डेवलप हो जाती है और उसे फिर एक न्यू कार्ड मिलता है। इसके बाद फिर वो उसे समन करता है और हम देखते हैं कि ये एक एपर होता है। तो चलो तुम्हें एक नाम देते हैं, तुम ओरिजिनल एक एपर हो तो इसलिए तुम्हारा नाम होगा एपो। तो अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या एबिलिटी है, जिस पे वो शो करता है कि मेरे पास अलोमा की एबिलिटी है। तभी एरन उसे उसकी एबिलिटी दिखाने को बोलता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एपो अचानक से जमीन के अंदर गायब हो जाता है और तभी अचानक से वहाँ पर एक प्लांट निकल आता है जिससे काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो एरन कहते हैं कि इसका ये काम है पौधे उगाना, तो अब मैं क्या पौधे उगाऊं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरन की मदर आ रही होती है एरन के पास, जिस पर एरन उसे बोलता है कि जल्दी से छुप जाओ, लेकिन वो नहीं छुपता, जिस पर एरन सीधा खड़ा हो जाता है। एरन की मोम पौधे को देखकर कहती है कि अच्छा तो अब क्या तुम पौधे भी उगाने लगे हो, हालांकि इसकी खुशबू काफी अच्छी है, चलो अब खाना खाने के लिए चलो। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एरन और करीना पर, जो कि दोनों ही स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन हर बार की तरह एरन दोबारा से हार जाता है। वो अपनी बुक को खोलकर देखता है, उसमें लिखा होता है कि जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस रहेगा वैसे ही उसका लेवल अप होता जाएगा। करीना उसे देखकर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर एरन कहता है कुछ नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि एरन प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसका छोटा भाई उन्हीं एप्पल वाले पौधों के पास जाता है और कहता है कि ये तो काफी जल्दी बढ़ गए, और एरन भी उन पौधों को देखकर कहता है कि ये काफी जल्दी बढ़ रहे हैं। रात हो जाती है पर एरन के डैड घर नहीं आते, उनको काफी देर हो जाती है और बाहर काफी बारिश भी हो रही होती है, जिसपे वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो एरन के डैड को कुछ लोग लेकर आ रहे होते हैं। एरन के डैड काफी ज्यादा जख्मी होते हैं। एरन के डैड का दोस्त कहता है इससे काफी ज्यादा डैमेज हुआ था और इसे इंजरी भी हो गई, जिस वजह से ये सही से चढ़ भी नहीं पा रहा था। शुक्र है कि हमारे पास हीलिंग फ्लावर था जिसका हमने इस्तेमाल किया। तभी एरन की मोम बोलती है कि वो तो काफी ज्यादा रेयर होते हैं, तो वो तुम्हें कहाँ से मिले। एरन के फादर के दोस्त बताते हैं कि ये रॉयल कार्ड और कैप्टन ने दिया था एक गिफ्ट के तौर पे। इसके बाद एरन गिरदा से पूछता है ये सब कैसे हुआ। सच कहूँ तो बॉन्ड हंटिंग के दौरान हमें हंटिंग करने के लिए जाना होता है और ये कमांड होता है, क्योंकि जो पिग का मीट है वो काफी ज्यादा टेस्टी होता है। उसको मार कर लाने के बाद हमें अनाज और काफी ज्यादा चीजों की आधी फैसिलिटी मिलती है और उसे हंट करने के लिए सभी लोग घबरा रहे होते हैं, लेकिन तुम्हारे डैड हैं वो मान जाते हैं उसे हंट करने के लिए, जिस पर मैं भी राजी हो जाता हूँ। हमारे पास ज्यादा कोई चॉइस नहीं होती, लेकिन हमें ये करना पड़ता है। हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि हमें ये मिशन हंटर के साथ ही पूरा करना होगा। वो बताते हैं कि आज के दिन जब वो बियर हमला करने के लिए आगे आ रहा था, तभी जितने भी आई टेकर थे यानी कि डंजन के आई टेकर वो सभी और साथ हंटर्स भी डर कर भाग रहे थे, लेकिन उनमें से एक डंजन अटैकर गिर जाता है और उसे बचाने के लिए तुम्हारे डैड आगे आए, पर उस पिग के सिंग लगने की वजह से वो जख्मी हो गए, जिस वजह से ये सिचुएशन आ गई। इसके बाद गिरदा कहते हैं कि हमने उस पिग को तो खत्म कर दिया, लेकिन अब काफी ज्यादा दिक्कतें आ गई। वो एलन को स्ट्रॉन्ग रहने को बोलते हैं क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और जो एलन होता है वो काफी ज्यादा दुख में होता है क्योंकि वो अपने डैड के लिए कुछ नहीं कर पा रहा होता। थोड़ी देर बाद ही एलन के डैड की आंख खुल जाती है, जिस चीज को देखकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि जो एलन के डैड होते हैं वो काफी ज्यादा ठीक हो चुके होते हैं। तभी गिरदा आता है और वो पिग का मीट लेकर आया होता है। वो कहता है कि मैं ये मीट तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ जो कि तुम्हें इनाम के रूप में मिला है और अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। एलन कहता है कि डैड अब घर की जिम्मेदारी मुझे दे दो, मैं घर को संभालूंगा और आप आराम करें। ये सुनकर ये हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन हम एलन को काफी ज्यादा मेहनत करते हुए देखते हैं। एलन घर की सभी चीजों का ध्यान रखने लगता है। वो गिरदा के साथ खेती बाड़ी भी करता है। एलन की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही होती है। हम देखते हैं कि एलन आलू की खेती में से काफी ज्यादा आलू को इकट्ठा कर लेता है। वो सारे काम कर लेता है, लेकिन वो कहता है कि अभी भी मैं कुछ भूल रहा हूँ। तभी कैप्टन का रिपोर्टर डंजन हंटर को लेकर आता है माफी मांगने के लिए। एलन के डैड उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि अगली बार से ध्यान रखना, जिस पे वो बोलता है ठीक है, मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। फिर एलन
एलन के डैड के जितने भी दोस्त होते हैं वो उनसे मिलने के लिए आते हैं। इसके बाद हम एलन को देखते हैं जो कि एक जगह पर ट्रैप बिछाता है और खुद फिर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है ताकि कोई भी पंछी आए तो वो उसे पकड़ ले। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक बर्ड आती है जिसे देखकर एलन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन एलन की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि वो जो बर्ड होता है वो एलन से काफी ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन एलन उससे ऐसे तो नहीं पकड़ सकता। तभी एलन सोचता है कि क्या मुझे निकलना चाहिए, मेरी रैंक भी बढ़ चुकी है और ऐसे तो मैं हार नहीं सकता। इसके बाद एलन वहाँ से निकलता है और उसे एक पत्थर मारता है, फिर लकड़ी की तलवार से उसे मारता है जिससे उसे थोड़ा सा तो डैमेज होता है, लेकिन वो एलन को दूर फेंक देता है। इसके बाद फिर एलन के पास जितने भी बेरियो होते हैं वो उन्हें समन करता है और वो आ जाते हैं। वो उस बर्ड पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये सब मिलकर भी उस बर्ड का कुछ नहीं कर पाते। एलन के जितने भी समन होते हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं। एलन कहता है मैं कमजोर होता जा रहा हूँ, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। वो पंछी अपनी चोंच से एलन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलन अपनी लकड़ी की तलवार से खुद को बचा लेता है। तभी एलन कहता है क्या यही मेरा अंत है। इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है वो यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को। साथ ही साथ गाइज मुझे माफ करना क्योंकि जैक ऑफ आर ट्रेड नॉन पार्टी का 4 और 5 एपिसोड लेट हो चुका है। मैं बहुत ही जल्द उसे अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।